नमस्कार, मैं हूं देव जांगेड़ और आइडियल क्लासेस भादरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 17 तारीख यानी कल से अलग अलग संभाग पे कुछ एक विषयों की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। और जब से ये काउंसलिंग के आदेश आए हैं तब से जो चयनित अभ्यर्थी है उनमें काफ़ी असमंजस की स्थिति है कि कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का चलेगा, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अभी लेके जानी है क्या, जिसको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, पीसीसी या पीवीआर, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। शपथ पत्र कौन से होंगे और अब लेके जाने होंगे या नहीं, और इसमें मेरे पास काउंसलिंग में प्रोविजनल डिग्री लेके जा सकता हूँ क्या, हाई कोर्ट में स्टे कुछ खबर आ रही है, कुछ स्टे पिटीशन लगने की, तो अभी स्टे आ सकता है क्या। बहुत सारे सवाल आपके हैं और ये असमंजस भी कुछ हद तक दूर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले कि आज का वीडियो स्टार्ट करें, सब्सक्राइब टू आइडियल क्लासेस भादरा, सेलेक्ट ऑल नोटिफिकेशन, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक आवर वीडियोज़, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप यहाँ देखें, मैं आपके सामने बीकानेर संभाग का जो आदेश है वो शेयर करूँगा। और थोड़ा सा एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जितना जो कन्फ्यूज़न आपके अंदर चल रहा है कि क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, इसके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ भी जिम्मेदार मैं मानता हूँ कि अलग अलग संभाग के जो आदेश हैं उनमें अलग अलग चीज़ें लिख रखी हैं। इवन अगर आप भरतपुर संभाग का आदेश देखेंगे तो उसमें जयपुर की डिटेल दे रखी है। मतलब इतना ज़्यादा कॉपी पेस्ट हुआ है कि जयपुर की वाली चीज़ें यूँ की यूँ कॉपी पेस्ट करके और भरतपुर संभाग में जयपुर, अलवर, दौसा लिख रखा है। तो काफ़ी सारी क्लैरिटी जो होनी चाहिए थी वो शायद उसमें नहीं मिल पाई, और ये वजह है आप थोड़ा सा असमंजस है, डिस्टर्बेंस हो रखा है। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ देम। सबसे पहले आप ये देखें कि इस तरह से आपको जो लिस्ट मिली होगी, डेट और कौन सी जगह पे, जैसे इसमें लिखा है बीकानेर के लिए कि परामर्श स्थल, तो इस जगह पे आपको पहुंचना है और ये डेट है, ये टाइम तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद में इतने बजे से आपका जो परामर्श शिविर है वो स्टार्ट होगा। बेसिकली आपको पहुंचना पंजीकरण से थोड़ा सा पहले पहुंच के अपना टाइमली पंजीकरण करवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, राइट। ये चीज़ें सबके लिए कॉमन है। उसके बाद छोटी सी चीज़ आप ये और बताता हूँ आपको कि परामर्श कैंप के लिए पंजीकरण का समय निर्धारित तालिका के अनुसार ही रहेगा। विलंब से उपस्थित होने वाले कार्मिकों को काउंसलिंग में निर्धारित वरीयता का लाभ देय नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखें, लेट ना करें, बिल्कुल भी बी ऑन टाइम, थोड़ा पंक्चुअलिटी रहें। और संबंधित अभ्यर्थी परामर्श तिथि समय पर कैंप में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करें। परामर्श कैंप में उपस्थित होकर विद्यालय चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रिक्तियों पर स्थानीय कार्यालय द्वारा स्तर पर पदस्थापन किया जाएगा। यानी कि अगर आप वहाँ पहुँचते नहीं हैं, लेट पहुँचते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं हो पाता है, तो जो वैकेंसीज किसी ने भी नहीं ली, जो स्कूल किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, वो स्कूल आपको मिल जाएगा। सो आप थोड़ा सा टाइमली वहाँ पहुँचें। अगला है कि जो लिस्ट है ये आपको एक तो वैसे ही मैंने आपके साथ साझा कर दी है लगभग सभी सारी की सारी लिस्ट, कि कौन से में वैकेंसीज हैं, क्या क्या है, और ये ऑर्डर्स जो भी हैं कब कितने बजे पहुंचना है वो। ये साथ साथ में जो जो ऑफिस है वहाँ पे भी आपको जो जितने वैकेंसीज हैं उनकी लिस्ट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, राइट। अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि प्रायोरिटी किस किस को मिलेगी, किस क्रम में मिलेगी, और उनके साथ में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहला सवाल ये है, संभाग आवंटन के पश्चात वरिष्ठ अध्यापक के पदस्थापन हेतु वरीयता क्रम निर्धारण निम्न क्रम में किया जाएगा। सबसे पहला है, उसको मिलेगी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी वाले जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको मिलेगी, और वो उनको आपस में जो उस कैटेगरी में जो भी आरपीएससी के मेरिट में आते हैं उनको उसी क्रम में मिलेगी। उनको अपना सर्टिफिकेट है वो लेके जाना होगा और ओरिजिनल वहाँ पे चाहिए। दूसरा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जिसको मिलेगी वो है विधवा महिला। विकल्प प्रस्तुतिकरण के साथ काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने पर। यानी कि विधवा महिला को प्रायोरिटी तब मिलेगी जब काउंसलिंग डेट, यानी जिस डेट पे काउंसलिंग हो रही है उस दिन तक आपके शपथ पत्र में लिखा होना चाहिए। जैसे कल 17 तारीख को जो काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं उनके पास शपथ पत्र होना चाहिए कि 17 तारीख तक मैंने दोबारा शादी नहीं करी है, पुनर्विवाह नहीं किया, तभी तो वो विधवा है अभी तक, ठीक है। और ये 50 रुपये का स्टैम्प पेपर इसलिए लिखा है कि 50 से कम के आजकल मिलते ही नहीं है। तो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप ये बनवा के लेके जाएंगे, और ये डेट मेंशन होनी चाहिए 17। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 17 के कल, बाकी आपकी जिस दिन भी काउंसलिंग है उस दिन तक का उसमें मेंशन करें कि इस तारीख तक मेरी ये स्थिति है, मैं उस दिन तक विधवा हूँ, राइट। तीसरी प्रायोरिटी मिलेगी परित्यक्ता महिला। सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन संबंधित डिक्री जो एग्रीमेंट होता है न्यायालय द्वारा जारी करते हैं उसको, और काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र। यानी अगेन जिस डेट को आपकी काउंसलिंग हो रही है उस डेट तक का उसमें मेंशन करेंगे। 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप शपथ पत्र लेके जाएंगे कि उस तारीख तक मैंने फिर से शादी नहीं करी है, और साथ में आपका डिक्री चाहिएगा, ठीक है।
4 नंबर पे जो प्रायोरिटी जिसको मिलेगी वो है महिला अभ्यर्थी अविवाहित यानी कि एकल महिला जो है उनको मिलेगी। इनका भी सेम है, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे अविवाहित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना है, और वो भी जो जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो रही है उस डेट तक उसमें मेंशन करके जाएं कि इस डेट तक मेरी शादी नहीं हुई है और मैं अभी भी अविवाहित हूँ। उसके बाद 5वां है भूतपूर्व सैनिक, उसके बाद में भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगी, और वो भी जो सैनिक आपस में है उनको आरपीएससी की जो विद इन द कैटेगरी जो सब कैटेगरी एक्स सर्विसमैन की उनको आरपीएससी की जो मेरिट है उसके क्रम में उनको मिलेगी। छठा है पति पत्नी प्रकरण, यानी कि जिसके हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे होते हैं, उसमें पति अथवा पत्नी जैसी स्थिति जिसमें से कोई भी पूर्व से राज्य सेवा, राजकीय विभाग, सार्वजनिक निगम, बोर्ड या उपक्रम में आवंटित विभाग में कार्यरत हो। यानी कि जो विभाग आपको आवंटित हुआ है, जो संभाग आप विभाग नहीं संभाग, जो मंडल आपको आवंटित हुआ है उस मंडल में अगर आपके हस्बैंड या वाइफ वाइस वर्सा, जो अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली आपकी फीमेल वाइफ वहाँ पे, अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड वहाँ पे काम कर रहे हो, तो अगर उसी मंडल में काम कार्यरत हो तो पति अथवा पत्नी द्वारा कार्यरत पति पत्नी के वर्तमान पद स्थापित जिले में रिक्ति उपलब्ध होने पे, जिस मंडल में आप पहले से वो पोस्टेड हों और उसके बाद में जिस जिले में आप लेना चाहते हैं उस जिले में वो वैकेंसी अवेलेबल हो, तो आपको आपकी वरीयता की सूची में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कार्यरत पति या पत्नी जो पहले से पोस्टेड है उसको सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण पत्र के आधार माना जाएगा। यानी कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिएगा कि ये इसमें काम करते हैं और ये इसके हस्बैंड स्ट्रोक वाइफ हैं, ठीक है। और यदि आवंटित विभाग में पति पत्नी से पूर्व से कार्यरत नहीं है, जो आपको आवंटित हुआ है संभाग, उसमें आपके पति या पत्नी उसमें से पहले से कार्यरत नहीं है, तो आपको जो मेरिट है और आपकी कैटेगरी है उसी के हिसाब से आपकी सीनियरिटी डिसाइड करी जाएगी, उसी से आपकी जो अलॉटमेंट होगा वो होगा। 7वां है उक्त भर्ती में समान असमान विषय में या तो आपका सब्जेक्ट सेम हो सकता है या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट भी हो सकता है, में पति पत्नी दोनों का चयन होने की स्थिति में एक ही संभाग आवंटित होने की स्थिति में दंपति में से किसी एक को प्राप्त उच्च वरीयता के आधार पर क्रमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि सब्जेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, एक समान हो या अलग अलग हो, लेकिन दोनों का एक ही संभाग अगर आवंटित हुआ है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी पति पत्नी प्रकरण के तहत। और अगर अलग अलग दोनों को मिल जाता है, संभाग आवंटित होता है, तो फिर आपकी मेरिट और कैटेगरी के हिसाब से आपकी जो भी प्रायोरिटी मिलनी है वो मिलेगी, राइट। उसके बाद 8वां है शहीद परिवार के जो डिपेंडेंट हैं, आश्रित हैं, आश्रित में कौन कौन आएंगे, एक तो अविवाहित पुत्री और दूसरा है वीरांगना यानी कि उनकी वाइफ को संबंधित शहीद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं पुत्री की स्थिति में अविवाहित होने संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर, यानी कि अगर पुत्री के लिए आप ले रहे हैं इसका बेनिफिट, तो उनको साथ में उस टाइम तक अविवाहित होने का भी जो शपथ पत्र है, एफिडेविट है, वो देना पड़ेगा। और अगर वीरांगना यानी कि उनकी वाइफ हैं तो उनको उनके जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो जारी करते हैं कि ये इन जो सर्टेन जो शहीद हुए हैं, मार्टर हैं, उनकी ये वाइफ है, तो इससे आपको वैरायटी मिलेगी। उसके बाद 9 नंबर पे मिलती है महिला अभ्यर्थी, जो मैरिड है, ऑब्वियसली अनमेरिड तो एकल में पहले से आई गई। वो 10 में आते हैं बाकी बचे हुए अभ्यर्थी, उनको इस तरह से प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। अगला सवाल है कि क्या क्या लेके जाना है। सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल ये है कि क्या क्या लेके जाना है परामर्श के लिए यानी कि काउंसलिंग के लिए। तो यहाँ से आप देखें, इसमें भी आपके संभाग का अगर आप ऑर्डर देखेंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा, मैं आपको साफ साफ बता दूं। तो ये मैं बीकानेर का आपको रेफ़र कर रहा हूँ, थोड़ा वेरिएशन मिल सकता है। पहला है काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी कोई एक पहचान पत्र आईडी, कोई अपनी एक आईडी, उसका आईडी की फ़ोटोकॉपी भी और एक उसका ओरिजिनल, ये याद रखें। मूल दस्तावेज एवं वरीयता अनुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में लावें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हो गए, मूल दस्तावेज, और वरीयता अनुसार दस्तावेज क्या है, जो ऊपर मैंने 1 से लेकर 10 तक जो दिए हैं उसमें आपको प्रायोरिटी किस बेस पे मिलेगी, उसके लिए जो एफिडेविट या जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए था उसी का नाम यहाँ पे वरीयता अनुसार दस्तावेज का नाम लिखा है, वो आपको साथ में चाहिए। मूल दस्तावेज चाहिए, आपकी एक आईडी चाहिए, और इसमें फ़ोटो नहीं लिखी है तो आप फ़ोटो भी कम से कम 4 फ़ोटो कैरी करें। इसने 2 लिखा होगा फिर अलग अलग में, लेकिन आप 4 फ़ोटो कैरी करें। गलती से गिर गया तो फिर आपको उस टाइम खिंचवाने में भाग दौड़ हो जाएगी, तो आप अपने फ़ोटो भी साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैरी करें, राइट। दूसरा है काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एज मेंशन के अनुसार दिनांक 1 जून 2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने संबंधी आशंका एवं विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जो विवाहित है वो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा विवाह
विवाह पंजीयन अनिवार्य रूप से संबंधी जो प्रावधान लागू हुआ था उससे पहले का है, तो उसका जो 50 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे शपथ पत्र एवं आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिए जाने का स्व घोषणा पत्र अनिवार्य रूप से साथ में लाएं। ये देखें आप, ये इसी के अंदर मेंशन किया है, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये दहेज नहीं लेने वाला आपको एक एफिडेविट लेके जाना है, शपथ पत्र हिंदी में कहें तो, और ये 50 रुपये के इस पे बनेगा स्टैम्प पेपर पे, नॉन जुडिशियल पे, ये आपको ले जाना है। नॉन जुडिशियल से आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, वो जो स्टैम्प पेपर आपको मिलते हैं वो नॉन जुडिशियल होते हैं, जुडिशियल स्पेशली चाहिए होता है, वकील वगैरह जो लेते हैं उनको होता है, राइट। तो एक तो ये आपका कि 2 बच्चों वाला जो है वो वाला चाहिए, और दूसरा ये कि मैंने दहेज नहीं लिया है इसके वाला भी चाहिए। सबसे ज़्यादा सवाल इसी में आते हैं, शपथ पत्र कौन से ले जाने हैं, किस किस में ले जाना है। इसके फॉर्मेट भी आपको मैं दिखाता हूँ आगे, कुछ एक के पॉसिबल हैं, बाकी जो इसके पॉसिबल नहीं है वो आपके तहसील में जो बैठते हैं लेखक से वो लिख देंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। अगला है कि चयनित अभ्यर्थी की शैक्षिक एवं प्रशिक्षक योग्यता राज्य के बाहर की है तो छाया प्रति की स्व प्रमाणित प्रति साथ में लाएं। ये कह रहे हैं कि अगर आपने दूसरे स्टेट से अपनी एजुकेशनल और जो भी आपने जो एलिजिबिलिटी के जो डिग्रीज हासिल करी है वो अगर दूसरे स्टेट की हैं तो उनकी एक छाया प्रति यानी कि फ़ोटोकॉपी लेके आएँ, और उसको सेल्फ साइन होने से, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, उसके ऊपर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अलग अलग सब कुछ, एक संभाग ने ऐसा भी लिखा है कि आप जो भी दस्तावेज वहाँ दिखाने जा रहे हैं सारों की एक एक कॉपी वहाँ पे फोटो कॉपी आपके पास और सेल्फ साइन होनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कीप अ कॉपी ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट यू आर सबमिटिंग ओवर देयर। जो भी दस्तावेज आप वहाँ पे देने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, सब की एक फ़ोटो कॉपी साथ में रखें। साइन आप खुद वहीं पर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद में चौथा तो स्टैंडर्ड सी बात है कि आप अपना मास्क जरूर लेके जाना, बिना मास्क के आपको वहाँ परेशान किया जा सकता है। रुमाल वुमाल बांधने की बजाय बेहतर है कि आप मास्क रखें, आराम से पूरे दिन रिलैक्स रह सकते हैं, राइट। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट कब तक का, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है कास्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों इसमें कास्ट सर्टिफिकेट शायद इसमें तो नहीं मेंशन किया कहीं पे, लेकिन दूसरों में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा बार बार नवीनतम, शायद इसमें भी कहीं हो तो मैंने मिस कर दिया हो, बट सब में यही लिखा हुआ है कि नवीनतम जाति प्रमाण पत्र लेके आएँ। तो ये नवीनतम से सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने जो बनवाया था पहले से कास्ट सर्टिफिकेट, उस कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर अगर 1 साल का टाइम और बच जाता है, जैसे मान लो आपकी 25 तारीख को अगर काउंसलिंग हो रही है 25 अगस्त को, तो पिछले 25 अगस्त तक अगर वो वैलिड था तो आप उसमें 1 साल तक और बढ़ा सकते हैं, एक एफिडेविट देके, सिंपल एफिडेविट लेके उसको बढ़वा के आप ले जाएं साथ में, क्योंकि वो बिना मतलब आपको परेशान कर सकते हैं। अब दिक्कत आएगी कि 17 वाले कैसे करें, आज तो शाम 17-16 की शाम तो होगी और आज हम तो बस पकड़ने वाले हैं। नो प्रॉब्लम, आपको टाइम दिया जाएगा। अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो आपको डेफिनेटली टाइम दिया जाएगा, और आपको इस डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से आपको बाहर नहीं कर सकते हैं, ये चिंता ना करें। बाकी जिनके पास टाइम है वो एक एफिडेविट वगैरह बनवा के उसको थोड़ा अपडेट कर लें, क्योंकि नवीनतम वाले केस में हो सकता है आपको फालतू में परेशान होना पड़े वहाँ पे। दूसरा सवाल है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। एक पीवीआर होता है, एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। तो ये अभी जो बनवाते हैं उसको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इज द एग्जैक्ट वर्ड जो इसको लेके जाते हैं। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन आपका डिपार्टमेंट करवाएगा जब आप ज्वाइन कर लेंगे, और उसके बाद में वहाँ से आता है कि हाँ सब ठीक ठाक है, राइट। तो ये वाला है कि ये पीहर का चाहिए या ससुराल का चाहिए, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ज़्यादा समस्या है ये। तो इसमें आप अभी ससुराल पे ध्यान दें। जब आप ससुराल में आ गए तो आपका सारी चीज़ें, आपके इवन सरनेम भी आपके हस्बैंड के हिसाब से लगता है, तो आपका ससुराल के हिसाब से चलेगा, पीहर के हिसाब से नहीं चलेगा। वहीं से आप बनवाएंगे। अपने गांव से, अपने फादर के घर से सिर्फ वही बनवा सकते हैं जो अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं। शपथ पत्र कब चाहिए, जैसे मैंने अभी बता दिया, शपथ पत्र अलग अलग संभाग अलग अलग आदेश जारी कर रहे हैं कि कब चाहिए। कोई कह रहे हैं कि सिर्फ मूल दस्तावेज लेके आएँ, कोई कह रहे हैं कि ये शपथ पत्र लेके आएँ। मैं कहूँगा कि आप इसको अभी बनवा लें, और जब आप इस स्कूल सिलेक्शन की काउंसलिंग में जाते हैं, मंडल लेवल पे हो रही काउंसलिंग में, साथ में लेके जाएं, क्योंकि विद इन 10-15 डेज़ में आपको पोस्टिंग हो जानी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसमें जहाँ भी मेंशन किया गया है उसमें ये जो आप देखेंगे तो शायद ऊपर वाले में आप देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें ये लिखा है कि काउंसलिंग की तारीख तक, ये देखिए आप यहाँ से देखेंगे, मैंने पहले बता दिया आपको कि काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र, यानी कि काउंसलिंग की डेट तक नहीं कर रहे तो आप काउंसलिंग के टाइम साथ में ले जा सकते हैं। अगला है कि काउंसलिंग में प्रोविजनल डिग्री चलेगी क्या। अगर आपकी प्रोविजनल डिग्री आपके पास है और ओरिजिनल अभी तक जारी नहीं हुई है तो चलेगी, क्योंकि जो प्रोविजनल डिग्री होती है उस पर लिख के आता है कि दिस सर्टिफिकेट इज़ वैलिड अप टू इशुएंस ऑफ ओरिजिनल डिग्री। जब तक आपकी ओरिजिनल डिग्री जारी नहीं हो जाती है तब तक ये वाली चलेगी, तो ये चलेगी। अगर आपकी ओरिजिनल जारी हो चुकी है और आपके कॉलेज में पढ़ी है तो आप वो गलती ना करें, उसको साथ में ले जाने की कोशिश करें। अगला है हाई कोर्ट में स्टे पिटीशन की खबर आ रही है, क्या स्टे लग सकता है।
तो इसमें मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, आज 16 ही है। इन व्यू ऑफ रिसेंट रिजल्ट ऑफ कोविड-19, आपको पता है हमारे जो चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाई कोर्ट के, वो खुद कोविड पॉजिटिव आ गए थे। एंड राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच, इट इज़ नोटिफाइड दैट कोर्ट एंड ऑफिस वर्क इन राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच की बात हो रही है सिर्फ, शैल रिमेन सस्पेंडेड ऑन 17, 18, 19 फॉर कोविड टेस्टिंग। जयपुर बेंच में जो हमारा हाई कोर्ट की जयपुर बेंच है, उसमें 17, 18 और 19 3 दिन तक कोई काम नहीं होगा, सारा का सारा काम सस्पेंडेड रहेगा कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए, क्योंकि जितने भी वहाँ पे स्टाफ हैं, जजेज हैं, सबकी टेस्टिंग होगी। All the concerned person are requested to get them tested for COVID-19. The facility of testing is available at Rajasthan High Court, Jaipur bench during the period of 17 to 19 August also, right? तो इस टाइम पे जो भी रिट पिटीशन, हालांकि ये बात सच है कि कुछ रिट पिटीशन लगने जा रही थी, लेकिन वो लगेंगी तो उस टाइम तक 19 तक तो लग नहीं पाएंगी, और 19 के बाद जब भी लगे तो तब तक आपके मंडल आवंटन हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। और मोर ओवर इस जितने भी रिट पिटीशन अभी लगने की कोई चांसेस हैं तो वो उनके इंडिविजुअल केसेस हैं, जैसा कि जितना मैंने उसके अंदर गेन किया है नॉलेज, वो सारे के सारे इंडिविजुअल केसेस हैं। उसमें पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया या फिर मंडल आवंटन की या फिर आगे जो पदस्थापन की प्रक्रिया चल रही है, उस पर स्टे आने की संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ये न के बराबर है, राइट। अगला है, जिस भी संभाग का आपको कार्यक्रम नहीं मिला है, जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जिस भी संभाग का आपको कार्यक्रम नहीं मिला है, जैसे मैंने लगभग के सभी के डाल दिए हैं, लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अभी तक आपके संभाग का कार्यक्रम नहीं मिला है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे मेंशन करें और टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लीजिएगा। हो सकता है मैंने वहाँ पोस्ट पहले से कर दिया और आपको नहीं मिला हो, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ईजी होता है सारे डॉक्यूमेंट वहाँ शेयर करना, राइट। तो उसके बाद में अगला है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आरपीएससी में सबमिटेड हैं, अब क्या करें, कौन सी। तो इसमें मैं कहूँगा कि अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आरपीएससी में सबमिटेड है, सेकंड ग्रेड 2018 से रिलेटेड ही सबमिटेड है, तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपके जो फाइल बन के वहाँ से आती है, उस फाइल में नथी कर दिया गया, अटैच कर दिया गया, और साथ साथ में घूमते घूमते आपको वहाँ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आरपीएससी में आप ये समझें कि जो सेकंड ग्रेड वाला एक अलग सेक्शन है, फर्स्ट ग्रेड का अलग है। आप अगर एसआई वाले में कंसर्न में डाल रखा है वहाँ पे, तो अलग है। सेम भर्ती से कंसर्न नहीं है, दूसरी भर्ती से कंसर्न आपने वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। जैसे आपने डिग्री जमा करी थी एसआई भर्ती से कंसर्न में, और आप यहाँ वेट कर रहे हैं कि मेरा बीकानेर पहुँच जाएगा क्योंकि सेकंड ग्रेड की मेरी वहाँ काउंसलिंग होनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आरपीएससी के पास आपका ध्यान रखने की बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो इस वाले केस में आप अपना वहाँ से एप्लीकेशन लेके निकलवा लें, और वहाँ पहुँचने से पहले एक बार मैं कहूँगा कि आप फ़ोन करके पूछें कि मेरा ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट है, मुझे चाहिए, और क्या प्रोसीजर रहेगा, कब मैं आ जाऊँ। तो उसके अकॉर्डिंगली आप जाके मैनेज करके उसको वहाँ से निकाल के लेके आ जाएँ ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल आपकी काउंसलिंग में आपको चाहिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लगभग आपके जितने भी सवालात आए हैं मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। और अब बात आती है, आपको दिखाता हूँ मैं फटाफट फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है, राज्य से बाहर जिन्होंने अपनी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली है उनको इस तरह का ये इसका प्रारूप है, कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख लीजिएगा। इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज सूचनाओं के संबंध में शपथ पत्र, ये एक बिना उसके इसको उस पर नहीं बनाना है, स्टैम्प पेपर पे नहीं बनाना, नॉर्मल आप एक एप्लीकेशन टाइप बना के और अपना खुद साइन करेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे कि जो भी है इसमें गलती होती है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, एक ऐसा बनेगा। उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, वो ठीक है। ये कार्मिक विभाग की अधिसूचना, इसको आप मेंशन कर लेना अपने इस वचनबद्ध पत्र में, बंद पत्र मतलब जो भी है, अंडरटेकिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि गुटखा सेवन धूम्रपान नहीं करने की अंडरटेकिंग है। तो इस तरह का एक अंडरटेकिंग आप इसका बनाएंगे। दहेज का आप बनाएंगे, मैंने आपको पहले से बता दिया है। तो ये कुछ एक फॉर्मेट है, बाकी जो फॉर्मेट आपको यहाँ नहीं मिले हैं वो आप जाके अपनी तहसील में, जहाँ पे भी आपके जो इस तरह के जुडिशियल वाले बैठते हैं, तहसील वगैरह में जो बैठते हैं, वहाँ पे आपको बना देंगे। ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको जो डिटेल चाहिए वो आपकी करेक्ट वहाँ पे होनी चाहिए। कोई कह रहा है दहेज का, तो दहेज का फॉर्मेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये कहें कि इतनी तारीख को मेरी शादी हुई, उससे हुई और मैंने दहेज नहीं लिया, दैट्स ऑल। उसमें ज़्यादा कुछ लफड़े पछड़े की जरूरत नहीं है, राइट। So this is all about for today, and thanks for watching. God bless you all. Thank you. Jai Hind and Jai